राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, अब बोलने की बारी किसकी? आपकी बारी, मेरी बारी। गुजराती यहां जो मीडिया के लोग हैं, भाइयों बहनों, आप लोगों का मुझ पर पूरा अधिकार है, लेकिन अब आप ही लोगों ने आपका अधिकार पूरे देश की जनता को दिया है। और जब आप ही लोगों ने देश की जनता को जो अधिकार दिया है, तो आज चुनाव नतीजे के बाद देश भी चाहता होगा कि अहमदाबाद से क्या आवाज उठ रही है। अगर आप देश की जनता को जो अधिकार दिया है, तो आज चुनाव नतीजे के बाद देश भी चाहता होगा कि अहमदाबाद से क्या आवाज उठ रही है। अगर आप प्यार से मुझे अनुमति दें तो मैं हिंदी में बोलूं, और अगर मना करें तो आप लोग दोनों करें तो ये चल जाएगा, पक्का? उसमें कोई इतराज नहीं ना? ठीक है, आपका प्यार मंजूर है मुझे। કેમ છો? કેવું લાગે છે? વોટ પાડી દીધા અમદાવાદ વાળાઓ? વોટ તમારો, વોટ ગુજરાતનો। भाइयों बहनों, मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र में, शायद मेरे राजनीतिक जीवन में ये पहला चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में अहमदाबाद में मेरी एक भी चुनावी सभा नहीं हुई। और ये मैं मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि मोदी रहे या न रहे, ये शहर चलता रहेगा। ये शहर साथ देता रहेगा। ये शहर हमें आगे बढ़ाता जाएगा। और इसलिए मेरे खास करके अहमदाबाद के भाइयों बहनों,
पूरे चुनाव अभियान में मैं आपके बीच आया नहीं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और मेरे न आने के बावजूद भी आप लोगों ने जो प्यार दिया है, इसलिए आपको 100 सलाम। इसको कहते हैं विजय उत्सव। ये चुनावी सभा का माहौल और विजय उत्सव में माहौल में क्या फर्क होता है, ये सिर्फ अहमदाबाद वाले जानते हैं। भाइयों बहनों, इस अहमदाबाद नगरी से मैं पूरे देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हिंदुस्तान के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिले। शायद ही देश में किसी ने सोचा होगा कि कांग्रेस के बिना भी कोई दल अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत लेकर के शासन में आ सकता है। आजादी के बाद ये पहली घटना है कि ऐसा दल सत्ता में आया है जिसका गोत्र कांग्रेस का नहीं है, जिसकी सोच कांग्रेस की नहीं है, जिसका मकसद कांग्रेस का नहीं है, जिसके कर्तव्य कांग्रेसी नहीं है। पहली बार देश में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एक दल को सरकार बनाने के लिए आदेश दिया है। पूर्ण बहुमत के साथ दिया है। आजादी के बाद कभी जनता पार्टी की सरकार बनी तो भी वो कई दलों का एक प्लेटफॉर्म था। बीच में पूर्ण बहुमत के साथ दिया। आजादी के बाद कभी जनता पार्टी की सरकार बनी तो भी वो कई दलों का एक प्लेटफॉर्म था। बीच में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब भी कई दलों का समूह था। बाद में यूपीए सरकार बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों का समूह था। वीपी सिंह की सरकार बनी, गुजराल जी की सरकार बनी, चंद्रशेखर जी की बनी, जितनी सरकारें बनी सभी सरकारें जोड़ तोड़ के साथ कई और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, देशवासियों ने हम पर जो विश्वास रखा है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के शब्द पर विश्वास रख के जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, उस विश्वास को कतई चोट नहीं पहुंचेगी, ये मैं पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं।
भाइयों बहनों, सार्वजनिक जीवन में, लोकतंत्र में, चुनाव की गहमागहमी में, प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में अपनी बात बताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। कभी कभार अच्छे बुरे शब्दों का इस्तेमाल भी हो जाता है, कभी उसका स्वागत होता है, कभी उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन चुनाव की गहमागहमी के बाद लोकतंत्र का तकाजा ये होता है कि जनता जनार्दन के आदेश को शिरोमान्य करके देश हित के लिए हम सब मिलजुल करके चले। भाइयों बहनों, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो आदेश दिया है, वो आदेश जो पराजित हुए हैं उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं दिया। लोकतंत्र में जिनका एक भी एमपी चुन करके नहीं आया होगा, ऐसे भी बहुत दल है जो इस बार संसद में नहीं पहुंच पाए हैं। मैं उन दलों को भी कहता हूं कि हमारे लिए आपका भी उतना ही महत्व है जो पार्लियामेंट के अंदर अच्छी ताकत से लोग आए होंगे उनके बराबर। उसको भी हम जोड़ना चाहते हैं ताकि हमारे भारत का भला करने में हमें और ताकत मिल जाए। भाइयों बहनों, तोड़ने की राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। आज से जोड़ने की राजनीति का युग प्रारंभ होगा। अपने पराये का खेल पूरा हो चुका है। 125 करोड़ हमारे हैं, अपने हैं, उन्हीं के कल्याण में मेरे देश का कल्याण समाहित है, इसका समय है। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दिए। मैं नहीं जानता हूं देश के पॉलिटिकल पंडित इन बातों को अभी पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं इस चुनाव में मैं एक नए समाज शास्त्र का शिलान्यास देख रहा हूं। मैं जैसे एक भव्य दिव्य भारत का युग आरंभ देख रहा हूं, वैसे ही भारत के जो सामाजिक ताने बाने हैं, उन सामाजिक ताने बाने से, जैसे धागे के ताने बाने से कपड़े बन जाते हैं, हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के धागे से एक तेजस्वी दैदीप्यमान हमारा तिरंगा झंडा बनेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। पॉलिटिकल पंडित, समाजशास्त्री अभी तो 5% इधर और 2% इधर में लगे होंगे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, चुनाव नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि आजादी के बाद, आपातकाल के बाद एक चुनाव आया था, जिस चुनाव में उत्तरी भारत में सामाजिक परिवेश से ऊपर उठ करके भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए
विरोध करने का निर्णय किया था। आपातकाल के बाद ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसका नेतृत्व देश के नौजवानों ने किया। जातिवाद से ऊपर उठ गए, जातिवाद के भेद से ऊपर उठ चुके और सिर्फ एक ही बात लेकर के नौजवान का मकसद ये था कि अगर ऐसा ही देश चला तो देश के युवकों के भाग्य का क्या होगा। और वही एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया और उसके कारण जातिवाद की कितनी ही तीव्रता वाले इलाके क्यों न हो, उस जातिवादी परंपराओं को तोड़ करके, जातिवादी मानसिकता को छोड़ करके हिंदुस्तान में इस बार एक नया आयाम खड़ा हुआ है जो आने वाले दिनों में उज्जवल भारत के लिए एक शुभ संकेत लेकर के आया। इस चुनाव की दूसरी विशेषता है भाइयों, जिस पर लोगों का ध्यान अभी कम जा रहा है। जो लोग लगातार पिछले 12-15 साल से मोदी की चमड़ी उधेड़ने में लगे थे, मोदी के बाल के खाल उतारने में लगे थे, इसके लिए उतनी रिसर्च की थी उन्होंने, इतनी मेहनत की थी, सब कुछ होने के बावजूद भी वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप के लोग इसको माने या न माने, लेकिन इस बात को स्वीकार करना होगा, इस चुनाव में देश के अधिकतम मतदाताओं ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट दिया है। हमारे देश में यह माना जाता था कि विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हमारे देश में माना जाता था कि चुनाव जीतने के लिए टुकड़े फेंकने पड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जिनको वो आदत थी वो अपना खेल उस साधनों को लेकर के खेलते रहे। हमने तय किया था हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बहुतों को सवाल था कि मोदी जी बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। भाइयों बहनों, पिछले 8 महीने के अविरत पुरुषार्थ के बाद मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है, डेवलपमेंट है। भाइयों बहनों, 1947 में स्वराज मिला, लेकिन स्वराज के लिए हम तड़पते रहे और हमने जनता में जाकर के बात बताने की कोशिश की कि स्वराज की जरूरत क्यों है। गुड गवर्नेंस से गरीब के गरीब व्यक्ति का इंटरेस्ट कैसे सुरक्षित होता है, गरीब से गरीब के लिए सरकार कैसी होनी चाहिए, ये बात हमने जनता के सामने रखी। और भाइयों बहनों, मुझे इस चुनाव से अब भाजपा की सरकार बनेगी, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, वो तो तय हो चुका है, लेकिन मेरे लिए उससे भी कुछ आगे की सोच है। मैं उससे भी कोई बड़े दायरे पर सोचता हूं। पद आते हैं जाते हैं भाइयों, कुर्सियां रहती है, आती है, जाती है, चलती है। इस चुनाव ने हिंदुस्तान के आधुनिक भारत का शिलान्यास कर दिया है भाई।
राजनेता थोड़े बहुत दिखते होंगे, नहीं यार ये डेवलपमेंट वगैरह क्या। इस चुनाव के बाद जो इस चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे से दूर भागे, वे भी आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार कर लेंगे। कुछ लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं। उस भाषण में तो फलाने ने वो बोला था, ढिकने ने वो बोला था, उसने ये बोला था। भाइयों बहनों, मुख्य विषय क्या था, इस पर रहता है ये चुनाव। और इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग मोदी की आलोचना करते थे, उनकी भी मजबूरी क्या थी? उनको यही बोलना पड़ता था कि मोदी जो गुजरात मॉडल की बात करता है वो गुब्बारा है। उनको पसंद आए या ना आए, मजबूरन सही, लेकिन बोलना पड़ता था तो डेवलपमेंट पर ही। नेगेटिव बोलना है तो ये बोलना पड़ता था कि मोदी कहता है कि इतने गांव में पानी पहुंचा, तो दूसरा कहता था नहीं उस राज्य में इतने गांव में पहुंचा है, इस राज्य से वो राज्य अच्छा है। भले जो भी कहा, लेकिन कहना तो पड़ा डेवलपमेंट पर। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे, उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। उनको भी जाने अनजाने में उसी एजेंडा पर ला करके मैंने खड़ा कर दिया था जिसमें उनको डेवलपमेंट पे बोलना था। कुछ लोग वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप जो मोदी को नीचा दिखाना चाहते थे, वे लगातार हिंदुस्तान में चुनाव चल रहा था दिल्ली सरकार का, दिल्ली सरकार की कमियों पर एक भी कार्यक्रम हिंदुस्तान में किसी टीवी पर देखा नहीं मैंने। लेकिन गुजरात में क्या कमी है? रिवर फ्रंट में अभी वहां कूड़ा कचरा किस कोने में पड़ा हुआ है? मोदी कहता है बिजली का क्या? इस पर सारी डिबेट चली है। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है इस बात का कि देश की जनता ने इन सारी डिबेट में से इस बात को पकड़ा है कि डेवलपमेंट एक ही एजेंडा है जो देश। वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप मोदी का नुकसान करना चाहते थे, उनको भी जाने अनजाने भले गुजरात की नेगेटिव बातें बताई, लेकिन बात तो डेवलपमेंट की ही बतानी पड़ी थी। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आमतौर पर चुनाव में सत्ता दल एजेंडा सेट करता है। पहली बार चुनाव का एजेंडा बीजेपी ने सेट किया और कांग्रेस को आखिर तक पता न चला कि इसको रिस्पॉन्ड करे कि रिएक्ट करे। भाइयों बहनों, मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि देश में इन दिनों चर्चाएं चलेगी। मैं आज किसी दल के विरोध में यहां कहने के लिए नहीं आया हूं, वो काम हो चुका, अब उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देश में खास करके नई पीढ़ी को इन बातों पर जोड़ना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, गुजरात में 4 बार सरकार बनाने के बाद इस विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है, सब समस्याओं का एक ही समाधान है, विकास। सब दुखों की एक ही दवाई है, विकास। विकास के बिना भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। विकास के बिना हिंदुस्तान के नौजवानों का जीवन नहीं बनेगा। और विकास के बिना वैश्विक स्पर्धा के अंदर मेरा देश कभी टिक नहीं पाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज सार्वजनिक रूप से एक और विषय बताना चाहता हूं। 1857 के स्वतंत्र संग्राम से हम देखें, एक भी वर्ष ऐसा नहीं होगा
हिंदुस्तान का कोई न कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां देश की आजादी के लिए मरने वालों ने तांता न लगाया हो। शहीद होने के लिए एक के बाद एक देश के नौजवान आगे आते थे। 1857 से लेकर के 1947 तक देखें, देश के लिए मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। फांसी के तख्त पर चढ़ करके जीवन देने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन होता था क्या? एक आता था, देश के लिए मर मिटता था, देश में भावनाएं जगती थी। फिर कोई दूसरा आता था, फिर शहीद होता था, कुछ भावनाएं जगती थी। लेकिन जन भावनाएं आंदोलन का स्वरूप नहीं लेती थी। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन आजादी के आंदोलन में यह रही कि उन्होंने आजादी को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। और कोई अगर प्रौढ़ शिक्षा का काम करता है तो वो कहता है मैं देश की आजादी के लिए कर रहा हूं। कोई खादी पहनता है तो बोले मैं देश की आजादी के लिए पहनता हूं। कोई स्त्री शिक्षा का काम करता है तो बोले मैं आजादी के लिए करता हूं। कोई साफ सफाई का काम करता है तो बोले मैं आजादी के लिए करता हूं। यानी तकलीफ लेकर के बैठ जाए कोई तो भी वो मानता था कि मैं आजादी का आंदोलन लड़ रहा हूं। हर किसी को जेल नहीं जाना पड़ता था, हर किसी को फांसी के तख्त पर नहीं जाना पड़ता था, हर किसी को अंग्रेजों के डंडे नहीं खाने पड़ते थे। लेकिन जो करता था वो आजादी के लिए कर रहा हूं, ये भावना महात्मा गांधी ने प्रबल कर दी थी। और उसके कारण अंग्रेज उस लड़ाई को नहीं लड़ पाए। एक वीर शहीद को मार देना, एक क्रांतिकारी को मार देना अंग्रेजों के लिए सरल था। लेकिन 50 लोगों को क्लासरूम में पढ़ाने वाले को कैसे मारे, जो कहता है मैं शिक्षा इसलिए दे रहा हूं, मुझे आजादी चाहिए। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान था, उन्होंने आजादी को जन आंदोलन बना दिया था। भाइयों बहनों, देश आजाद होने के बाद सरकारों ने विकास को सरकारी कार्यक्रम बना दिया और उसके कारण न उसका कभी प्रभाव पैदा हुआ। कहीं अस्पताल बनी है तो ताबूत की तरह एक अस्पताल है, नहीं बढ़ रहा है तो विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। विकास सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता, विकास ये 125 करोड़ नागरिकों का कार्यक्रम होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ाई करता है वो देश का विकास का सिपाही है। कोई टीचर अच्छी तरह पढ़ाता है वो देश की विकास का सिपाही है। कोई व्यापारी ईमानदारी से माल बेचता है वो विकास का सिपाही है। कोई झाड़ू लगाने वाला इंसान अपने इलाके की सफाई ठीक करता है वो देश की विकास का सिपाही है। भाइयों बहनों, मुझे 125 करोड़ देशवासियों को विकास का सिपाही बनाना है। 100 करोड़ मेरे देशवासी यही मेरे भारत को बनाएंगे। 125 करोड़ देशवासी अगर एक कदम चलते हैं, जरा सोचो तो भाइयों, 125 करोड़ देशवासी एक कदम चलते हैं तो हिंदुस्तान 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। मुझे जन मन में विश्वास पैदा करना है। मुझे जन जन को साथ लेकर के विकास की यात्रा में मेरे देशवासियों को जोड़ना है। और भाइयों बहनों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 125 करोड़ के देश को रोक सके। भाइयों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है, 10 साल चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए दोस्तों, 10 साल चाहिए। और मैं जानता हूं मेरा हिसाब 5 और 10 और 15 का है ही, तो होता ही नहीं कभी। आप लोग YouTube पर देखते होंगे, YouTube पर देखिए, छोटे बच्चों की वीडियो लगे हुए हैं आजकल YouTube पर। छोटे बच्चे, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, अभी तो मम्मी मुश्किल से बोलता है, वो पापा मुश्किल से बोलता है, लेकिन अब की बार 2 साल का बच्चा भी बोलता है।
वो 18 का हो जाएगा तो क्या होगा? ये फौज अभी से तैयार हो रही है। ये फौज अभी से तैयार हो रही है भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, विकास में जन सामान्य को जोड़ करके, विकास से जन सामान्य का एजेंडा बना करके हमें 125 करोड़ देशवासियों को लेकर के आगे बढ़ना है। सभी राजनीतिक विचार के लोगों को आगे लेकर के चलना है। सभी राजनीतिक दलों को लेकर के चलना है। क्यों? ये भारत माता मोदी की अकेले की नहीं है। ये भारत माता अकेले भाजपा वालों की नहीं है। ये 125 करोड़ देशवासी ये हमारे मालिक है। ये भारत माता हम सबकी है। हम सब भारत मां के संतान हैं। और हम हमारी मां को रोता कैसे देख सकते हैं? हम हमारी मां को दुखी कैसे देख सकते हैं? हम हमारी मां को कंगालियत में कैसे देख सकते हैं? हमारी मां के इस परिवार में लाखों की तादाद में लोग रात को भूखे कैसे सो सकते हैं? और भाइयों बहनों, ये अपनापन का भाव हम जितना विस्तार करेंगे, मुझे विश्वास है भाइयों, देश चल पड़ा है। सिर्फ हमें कदम मिलाना है। मैं विश्वास से कहता हूं, देश चल पड़ा है और युवा पीढ़ी ने देश को आज चलाया है। हमें सब कदम मिलाना है। भाइयों बहनों, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी आशा आकांक्षाएं पूरी होगी। अने मारा गुजरातना भाइयों बहनों, તમારી છાતી ગજગજ ફૂલે ને એવું જ થશે। તમે માથું ઊંચું કરીને આંખમાં આંખ મેળવીને દુનિયા સાથે વાત કરો, એવું જ કામ થશે દોસ્તો। એ જ ગૌરવથી કામ થશે। ભાઈઓ બહેનો, હું આપણે गुजराते जे कमाल करी है भाई, 26 माथी 26। वाह! आज सुधी क्यारे 26 मारी 26 कोईना नसीबमां नथी आवी। ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। और मेरा तो नसीब ही ऐसा है, कुछ कम से हमारी बात बनती नहीं। आफत आए तो भी बड़ी और अच्छे दिन आए तो भी उतने ही शानदार। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन कोई सोच सकता है मित्रों? राजनीति में तू मैं के स्लोगन होते हैं। ये चुनाव बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ ली दोस्तों। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं इस चुनाव एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर का था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट कब होता है भाई? जब एस्टैब्लिशमेंट हो तब ना। मुझे बताइए जरा दोस्तों, यहां पढ़े लिखे नौजवान हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर तब होता है जब कोई एस्टैब्लिशमेंट हो। ठीक है, अगर एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं है तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है क्या? पिछले 5 साल में सरकार नाम की कोई चीज आपने फील की थी, अनुभव किया था? कोई सरकार ही नहीं तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहां से आया भाई? कोई एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं था, टोटल वैक्यूम था। ये पूरा चुनाव सकारात्मक है। ये पूरा चुनाव आशा का है, होप का है, विश्वास का है, भरोसा का है। हाँ, कोई ऐसी तगड़ी सरकार हो, उसके कामों की लोगों में चर्चा हो और बाद में गुस्सा आए और निकाल दे, ये तो कुछ नहीं, फील ही नहीं होता था भाई। आपको कभी फील हुआ देश में सरकार ऐसा फील हुआ था? गुजरात में सरकार है, फील होता है ना? गांधीनगर में कुछ है, लगता है ही नहीं लगता है। उसका तो कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है भाई, लेकिन जिसकी कोई मौजूदगी महसूस नहीं होती है,
उसका कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता ही नहीं है। एक वैक्यूम पीरियड था देश में। ये मैं मानता हूं देश के पॉलिटिकल पंडितों को एक नई टर्मिनोलॉजी पर जाना पड़ेगा कि एक तो सिनेरियो होता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट का, दूसरा सिनेरियो होता है प्रो एस्टेब्लिशमेंट का। ये दोनों से तीसरा निकला भाई, और तीसरा ऐसा है जिसमें एक वैक्यूम पीरियड था। सरकार नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, सरकार नाम की कोई महसूस नहीं हो रहा था। एक खालीपन था, एक निराशा से भरा हुआ माहौल था, उलझनों से भरा हुआ माहौल था, अविश्वास से खचोखच भरी हुई स्थिति थी, और उसमें आशा का संचार हुआ है, भरोसे का संचार हुआ है, विश्वास पैदा हुआ है। इसलिए पॉलिटिकल पंडित पिछले 15 चुनाव का आपका एनालिसिस करने के जो तराजू है वो तराजू बेकार है, छोड़ दीजिए उसको। नए सिरे से सोचिए, नए तरीके से सोचिए कि वैक्यूम पीरियड के बाद चुनाव आए लोग डिसीजन लें, उसको क्या कहेंगे? एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकते उसको। मुझे विश्वास है पॉलिटिकल पंडित उस पर बहस करेंगे, इस तरह पर चर्चा करेंगे, और इस खालीपन को भरने के लिए जनता ने किस प्रकार से आवाज उठाई है इसका ये प्रतीक है। भाइयों बहनों, ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है, और भारत के लोकतंत्र की मैच्योरिटी देखिए। वरना मेरे जैसा व्यक्ति जिसके परिवार को कौन उठाएगा, कौन स्वीकार करेगा? ऐसे एक सामान्य परिवार के बच्चे को आज देश ने अपने कंधों पर उठा दिया। भाइयों, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, और इसलिए हमारी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और गहरी होनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होनी चाहिए। और मैं मानता हूं ये चुनाव वो ताकत देने वाला है। चुनाव का मकसद वो हो या ना हो, लेकिन ये चुनाव भारत के लोकतंत्र की जड़ों को और ताकतवर बनाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। गुजरात ने मुझे इतना प्यार दिया है, भाइयों ने इतना प्यार दिया। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। गुजरात ही है जिसने मुझे उंगली पकड़ करके चलाया है, गुजरात ही है जिसने बड़ा बनाया है। भाइयों बहनों, आपने मुझे जहां भेजा है, आपने मुझे जहां भेजा है, वहां जो कुछ भी अच्छा होगा उसका यश आपको जाता है। और अगर कोई कमी रह जाए तो समझ लेना कि शायद मेरे सीखने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए कमी रह गई। अच्छा है तो आपके आशीर्वाद के कारण, आपकी शिक्षा दीक्षा के कारण कमी रह गई तो मेरी जिम्मेवारी होगी। इस विश्वास के साथ जा रहा हूं भाई, इस विश्वास के साथ जा रहा हूं। और एक बात, मैं कहीं पर हूं, किसी भी रूप में क्यों ना हूं, 6 करोड़ गुजरातियों का मेरे पर हक वैसे का वैसा बना रहे। आप आवाज देने में हाजिर हो जाऊंगा, याद करना मैं मौजूद मिलूंगा, और कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चिखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा। मुझे यूं ही पता चल जाएगा कि मेरे परिवार का कोई बीमार है, मुझे यूं ही पता चल जाएगा मेरे घर में कोई आफत आई है, और मैं आपका सिपाही हूं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इसलिए मैं गुजरात को कभी महसूस नहीं होने दूंगा भाइयों, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। कोई भी मां बाप
कोई भी मां बाप अपने बेटे को बड़ा करते हैं, फौज में भी भेज देते हैं, शहीद हो जाए तो उनको दुख नहीं होता है, लेकिन उनको भरोसा होता है जब तक फौज में होगा मां बाप की भी चिंता करेगा। भले वो भारत मां के लिए लगा होगा, वैसे ही मैं भारत मां की सेवा में लगूंगा, लेकिन आप ही तो मेरे मां बाप है। आप ही ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया है, और इसलिए आप पर मेरा पूरा अधिकार है, और मैं मां भारती की सेवा करते करते आपकी भी चिंता करूंगा, इसका विश्वास देता हूं भाई। और गुजरात ने अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है और तेजी से आगे बढ़ाएगा। पूरे हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए गुजरात का जो जिम्मा होगा वो गुजरात पूरा करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो लोग गुजरात को समझ नहीं पाते, हम प्रारंभ से एक मंत्र बोल रहे हैं। हम कहते हैं, हम बहुत पहले दिन से सूत्र बोलते थे, आज बोल रहे था नहीं। हम कहते थे भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, ये बोलते थे। ये दायित्व गुजरात हमेशा निभाता रहेगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कष्ट है तो गुजरात सबसे पहले दौड़ेगा। क्यों? ये देश हमारा है, उसका हर कोना हमारा है, हर परिवार हमारा है, और उसकी भलाई करना ये हमारा दायित्व है। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं आपका भी अबाधित अधिकार है, लेकिन आप 6 करोड़ से 125 करोड़ की ओर मुझे यात्रा करनी है। लेकिन ये 6 करोड़ वाला जो पिंड है ना, वही तो मुझे 125 करोड़ की सेवा करने की ताकत देने वाला है। आप ही मेरी ऊर्जा है, आप ही मेरी प्रेरणा है, आप ही मेरा पुरुषार्थ है, आप ही मेरी ताकत है। और इसलिए मैं 6 करोड़ गुजरातियों के भरोसे मां भारती की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे